Welcome to my dear online students. This is another session for class 12th chemistry, and you know that in the previous session we have started order of reaction, and in today's session we are going to move ahead in that very topic, that is order of reaction. Before discussing order of reaction, let me remind you the previous topic. हमने पढ़ा था वहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ मास एक्शन। और आपको पता ही है कि लॉ ऑफ मास एक्शन इट इज मेंट फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए होता है, सपोज मैं यहाँ पे एक एलिमेंट्री रिएक्शन लिखूंगा, सपोज 2A + 3B गिव्स C, और मैं लिख रहा हूँ ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो गुलबर्ग एंड मार्गे ने दिया, उन्होंने क्या बताया कि अगर हम एक एलिमेंट्री रिएक्शन को लेंगे तो रिएक्शन की जो रेट होती है वो किसके बराबर होती है? द रेट ऑफ दैट वेरी एलिमेंट्री रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स with each term raised to their stoichiometric coefficient। तो उसने क्या बताया, अगर ये एक रिएक्टेंट है और ये दूसरा रिएक्टेंट है, ये आपस में क्या कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं? C। तो इस एलिमेंट्री रिएक्शन की जो रेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसको? एक्टिव मास ऑफ A raised to power its stoichiometric coefficient and product of active mass of B raised to power its stoichiometric coefficient, and finally proportionality has been removed, K A to B3. This is the law of mass action for this elementary reaction. That means this is the rate as per law of mass action for this elementary reaction. But this law of mass action, it is valid only for elementary reactions. In order to study the rate of complex reactions, those reactions which take place in more than one step, उन रिएक्शंस की रेट को निकालने के लिए एक नया कंसेप्ट वजूद में आया जिसको हम क्या बोलते हैं? रेट लॉ। तो इसके बाद क्या आ गया? इसके बाद आ गया रेट लॉ। इसको हम रेट लॉ इक्वेशन भी बोलते हैं, इसको हम रेट लॉ एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। ये रेट लॉ क्या है? ये हमें बताता है कि जो रिएक्शन रेट है इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ, वहां पे उसने एक्टिव मास बताया टॉप मास सेक्शन में, और एक्टिव मास हम तब बोलते हैं जब एक्टिविटी कोएफिशिएंट दिया होता है, क्योंकि एक्टिव मास खुद आपको पता ही है, एक्टिव मास खुद किसके बराबर होता है? एक्टिव मास इज इक्वल टू एक्टिविटी कोएफिशिएंट इनटू मोलर कंसंट्रेशन। जब एक्टिविटी कोएफिशिएंट दिया होगा तब आपको क्या लिखना है? एक्टिव मास। अगर एक्टिविटी कोएफिशिएंट नहीं दिया होगा तब जाके सीधे आप यहाँ क्या लिख सकते हो? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स with each term raised to their stoichiometric coefficients। But in रेट लॉ में क्या देखा गया? जो रिएक्शन रेट है वो भी मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स में दी गई है। मोलर the reaction rate is given in terms of molar concentration of the reactants with each term raised to their power, to some power which may or may not be their stoichiometric coefficient। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप लिख सकते हो कि रेट लॉ क्या बताता है? इट इज द एक्सप्रेशन, इसमें लिखूंगा मैं, इट इज द एक्सप्रेशन, इट इज द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है in which the reaction rate is given in terms of the molar concentration of the reactants with each term
raised to some power which may or may not be, which may or may not be their stoichiometric coefficient as expressed in balanced केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, जो उस रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स को उसी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आप क्या रेज कर सकते हो, मे और मे नॉट, वो उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और जो रेट लॉ होता है, आप याद रखिएगा, जो रेट लॉ होता है ये एक्सप्रेस करता है एक्चुअल और एक्सपेरिमेंटल डिपेंडेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन रेट। ये क्या करता है, ये जो रेट लॉ है, इट एक्सप्रेसेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इट एक्सप्रेसेस द एक्चुअल, और हम ये भी लिख सकते हैं, और एक्सपेरिमेंटल डिपेंडेंस, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। इट एक्सप्रेसेस द एक्चुअल और एक्सपेरिमेंटल डिपेंडेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ये कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ये एक्चुअल एंड एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। इसमें हम सीधे मोलर कंसंट्रेशन को इससे रेज करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। यहाँ पे हम एलिमेंट्री रिएक्शंस को उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से रेज कर सकते हैं। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उनके लिए हम उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेज नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना डिफरेंस। Rate law is valid for both elementary and complex reactions. It is valid only for elementary reactions. यहाँ पर rate of reaction is directly proportional to the product of molar concentration या active mass of the reactant raised to their stoichiometric quotient। और यहाँ पे क्या है, may और may not be their stoichiometric quotient, यहाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यह डिफरेंस। अब अगर मैं यही रिएक्शन लूँगा, अब मैं इसको क्या मान के चलूँगा, शाबाश, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सपोज 2A + 3B gives C, मैं मान के चलता हूँ ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब अगर मुझे इसके लिए क्या लिखना होगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर मुझे लिखना होगा तो वो क्या आएगा, रेट इक्वल टू, जब देखा गया वो किसके बराबर है, K A⁴ एंड B⁴Y। दैट मीन्स यहाँ पे जो कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और A और B की है, वो उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के पावर पर डिपेंड नहीं करती है। एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली देखा गया, वो उनके x के पावर पर डिपेंड करती है और y के पावर पर डिपेंड करती है। और इसी एक्सप्रेशन का नाम रखा गया रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ इक्वेशन। तो आपको ये अब समझ आया होगा कि क्या डिफरेंस है लॉ ऑफ मास एक्शन में और क्या डिफरेंस है शाबाश रेट लॉ में। तो इसके बाद जब हम इतना पढ़ते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं, जो सिंपल रिएक्शंस हैं उनके लिए रेट लॉ, अगर हम बात करेंगे, जो सिंपल रिएक्शंस होती है उनके लिए रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन सेम होती है। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं उनके लिए रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन सेम नहीं होते हैं। तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, अगर सपोज कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, वहाँ पे हमें देखना होता है स्लोवेस्ट स्टेप कौन है। और जो स्लोवेस्ट स्टेप का जो वो होगा, क्या कहते हैं उसको, जो उस रिएक्शन का, जो उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप होगा, उसी का हम क्या लिखते हैं, रेट लॉ लिखते हैं। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब सवाल है यहाँ पे कि डिफरेंस भी अब आपको समझ आ गई, क्या है डिफरेंस लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में। इसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, वो है कि
अब हमने यहाँ पे लिखा रेट इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू पावर एक्स एंड मोलर इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज़ टू पावर वाई। अब सवाल है वाई क्या है, के क्या है, यहाँ पे के क्या है शाबाश, के रेट कांस्टेंट है, और रेट कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट भी इसको हम बोलते हैं। इसका और एक नाम है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। अब सवाल है, अब अगर हमें डिफाइन करना होगा रेट कांस्टेंट, हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन ही होता है, मगर कब, जब हम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट विल टेक एज यूनिटी, जब हम इन दोनों की मोलर कंसंट्रेशन क्या कंसिडर करेंगे, यूनिटी। तो हम लिखेंगे रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेट कांस्टेंट, आप सीधे के भी लिख सकते हो, इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन ही होती है, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर concentration of each reactant is taken as unity। जब हम हर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन क्या कंसिडर करेंगे, 1, दैट इज इफ A इक्वल टू B इक्वल टू 1 होगी, तब जाके देन रेट इज इक्वल टू K, तब जाके रेट किसके बराबर आ जाएगी, के। क्योंकि अब के ही रेट ऑफ रिएक्शन बन गई, मगर कब बन गई, जब आपने एक स्पेसिफिक वैल्यू इसको क्या पुटअप किया, इसीलिए इसका और एक नाम क्या है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो इस तरह आपको समझ आया होगा कि व्हाट इज के। तो रेट ऑफ रिएक्शन और के में बहुत ज़्यादा अंतर है, मगर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द के फीचर्स क्या है, के फीचर्स क्या है, के प्रॉपर्टीज क्या है, रेट कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज क्या है, वो अब आपको समझना है। सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शाबाश रेट कांस्टेंट के, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, ये हमें दे रहा है, ये रेट कांस्टेंट जो है ये हमें एक्सप्लेन कर रहा है what is the, it gives us the measure of extent of the reaction। ये हमें बता रहा है ये रेट कांस्टेंट कि एक रिएक्शन कितनी तेज हो रही है और कितनी स्लो हो रही है। कैसे पता चलेगा, अगर के का वैल्यू